गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईटी प्रेपर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रपति। आज का हमारा क्या टॉपिक है? राष्ट्रपति। हम लोग आज राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और देखेंगे कि उनका क्या कार्य है, क्या शक्ति है। सबसे पहले राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश के प्रथम नागरिक होते हैं और वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं। प्रथम नागरिक, जैसे कि देश में घर में ही कोई कार्य करते हैं, घर का जो पहला व्यक्ति होता है उन्हीं से कार्य शुरू होता है तो ही अगले पे जाता है। ठीक है, उसी तरह से देश में कोई भी कार्य गतिविधि होगा तो वो राष्ट्रपति से शुरू होगा, फिर हमारे देश में आएगा। जैसे कि जब आधार कार्ड बना था तो सबसे पहला आधार कार्ड राष्ट्रपति महोदय का बना था, उन्हीं को मिला था। उसके बाद जनता का बनना शुरू हुआ था। तो देश के प्रथम नागरिक कौन है? वो तो राष्ट्रपति हैं, समझ गए। और संवैधानिक प्रमुख होते हैं। जिस तरह से हमारे घर में दादाजी होते हैं उसी तरह से देश में राष्ट्रपति होते हैं। जिस तरह से दादाजी से बिना सलाह मशवरा का कोई कार्य हम लोग घर में नहीं करते हैं, उसी तरह से देश में भी राष्ट्रपति के बिना विचार से, बिना सलाह मशवरा, बिना उनकी अनुमति से कोई कार्य नहीं होता है। अगर उनका अनुमति है तो ठीक है, अगर नहीं है तो वो कार्य वहीं पे स्थगित कर दिया जाता है। तो लिखते चलिए आप लोग मेरे साथ। राष्ट्रपति क्या होते हैं? देश के नागरिक होते हैं। देश के क्या होते हैं? ये प्रथम नागरिक होते हैं और ये संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। ये क्या होते हैं? संवैधानिक प्रमुख होते हैं। आपको बता ही दिए संवैधानिक प्रमुख क्या। जिस तरह से हमारे घर में दादाजी, उसी तरह देश में राष्ट्रपति। बिना उनकी अनुमति का ये संवैधानिक कार्य कुछ भी नहीं होगा जब तक राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, अपना सहमति व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति, संविधान में राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितने के तहत है? तो संविधान में राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद आर्टिकल 52 के तहत है। आर्टिकल कितने के तहत है? 52 के तहत है। और कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि राष्ट्रपति का पद संविधान में कितने में आता है? तो वो आर्टिकल 52 या अनुच्छेद 52 के तहत आता है। और कहां से लिया गया है? तो ये आपका यूएसए से लिया गया है, मीन्स अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं क्या हम लोग भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या हम आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं, क्या हम आप भी राष्ट्रपति के लिए फाइट कर सकते हैं। तो इसके लिए जानना जरूरी होगा कि राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होता है। तो हम लोग आगे योग्यता पे आते हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होना चाहिए? सबसे पहला जो है वो है आपका कि भारत का आप नागरिक होना चाहिए। भारत के नागरिक। सबसे पहला चीज क्या है कि आप भारत के नागरिक हो। जब तक आपको भारत का नागरिकता नहीं मिला है तब तक आप राष्ट्रपति पद के लिए फाइट नहीं कर सकते हैं, इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अगर नहीं मिला है तो नागरिकता लेना अनिवार्य है। अगर मिल गया है तो ही आप कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो है आपका न्यूनतम आयु, मिनिमम, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो वो आपका 35 वर्ष होना चाहिए। 35 वर्ष से ज्यादा है तो ठीक है, लेकिन 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। मीन्स कि 34.5 वर्ष भी है तो आप इसके लिए फाइट नहीं कर सकते हैं। कम से कम आपका आयु 35 वर्ष होना ही चाहिए। उसके बाद आगे देखिए,
आप जो है राज्यसभा के लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए आपके अंदर। क्या होना चाहिए? रोज लोकसभा के लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए। अगर आपके अंदर लोकसभा सदस्य चुने जाने की एबिलिटी नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपके अंदर वो एबिलिटी है तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है कि आप केंद्र और राज्य में लाभ के पद पे ना हो। अगर आप लाभ के पद पे हैं तो भी आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। केंद्र और राज्य में लाभ के पद पर न हो। केंद्र और राज्य में क्या है? लाभ के पद पे आप नहीं हो। मीन्स कि केंद्र या राज्य में आप किसी भी गवर्नमेंट सीट पे या पद पे आप ना हो। अगर आप गवर्नमेंट पद पे हैं तो पहले आपको वो पद छोड़ना पड़ेगा तो ही आप उस राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। एक पद का त्याग पत्र आपको देना पड़ेगा तभी आप दूसरे पद के लिए फाइट कर सकते हैं, अन्यथा आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत? देखिए क्वेश्चन कहां से बनेगा आपको ये बता देते हैं। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि आर्टिकल कितने के तहत राष्ट्रपति का पद आता है? तो 52 के तहत आता है। कहां से लिया गया है, किस संविधान से लिया गया है? तो वो यूएसए से लिया गया है। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु, मैक्सिमम आपसे कभी नहीं पूछेगा न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो वो आपका 35 वर्ष है। उसके बाद पूछेगा कि क्या लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है, योग्यता होना अनिवार्य है, राज्यसभा का होना या अनिवार्य है, या विधानमंडल का, विधानसभा या विधान परिषद का होना अनिवार्य है। तो आपको किसमें मारना है? लोकसभा के सदस्य चुने जाने की योग्यता होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत? अगर दिक्कत नहीं तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर दें ताकि हमको पता चले कि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। अब हम आगे देखते हैं। योग्यता तो हम लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग समझेंगे कि चुनाव कैसे होता है, चुनाव की क्या प्रक्रिया क्या है। योग्यता तो समझ लिए कि हमारे अंदर क्या गुण होगा, तभी अगर इतना गुण है आपके अंदर तो, अगर या है, अगर नहीं भी है, अगर फ्यूचर में आपके अंदर आ गया तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। यहां तक तो जान गया। अब ये समझिए कि चुनाव होगा कैसा, ये भी जान लेना आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चुनाव चुनाव कैसा होगा, मीन्स कि इलेक्शन कैसा होगा, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव बोले तो आपको 2 बार समझा चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं पहले भी, कि चुनाव 2 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है और एक अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष क्या होता है? हम लोग जो इलेक्शन में भाग लेते हैं, मतदान में भाग लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं, जनता जिस मतदान में भाग ले उसे प्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। जिसमें मतदाता का प्रतिनिधि भाग ले उसे अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव जब होता है तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, इसमें जनता नहीं भाग लेता है, जनता का प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे देश में जो है बहुत, मतलब 6 महीना साल भर पे हमेशा चुनाव चलता रहता है, चाहे कोई भी चुनाव हो।
चलता रहता है, इसको देखते हुए चुनाव में बहुत खर्च आता था, बहुत खर्च आता था सरकार का। और आप लोग देखते हैं कि चुनाव में देखते ही हैं कितना खर्च होता है, कितना सज धज के पंडाल तैयार होता है, इतना तो किसी के शादी में भी होता है, नहीं भी होता है, ठीक है। लेकिन उतना नेताजी का एक रैली, एक छोटा सा 1 घंटे का रैली के लिए उतना खर्च कर दिया जाता है। तो वो पैसा किसका होता है? हमारा, आपका होता है। चाहे आप कान सामने से छुइए कि घुमा के छुइए, काने छूना है तो नेताजी वही करते हैं, पैसा हमारा ही खींचते हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं। तो नेता से ज्यादा ध्रुव इंसान कोई नहीं हो सकता है। कोई भी नेता आज के डेट में सही नहीं है। हाँ, 1-2 हैं जिनको आप अपवाद में रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम नेता जो होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं। हमारा पैसा ठग के, आपका पैसा ठग के वो चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं चुनाव 2 प्रक्रिया में, 2 चरण में होता है। चुनाव कितने चरण में होता है? 2 चरण में होता है। एक जो पहला चरण होता है उसमें नेताजी आपके चरण में होते हैं, और दूसरा चरण जब होता है, जब नेताजी जीत जाते हैं तो आप नेताजी के चरण में होते हैं। तो यही चुनाव का कहानी है, यही चुनाव का कथा है कि पहला चरण आपके चरण में नेताजी, दूसरा चरण नेताजी के चरण में आप। तो ये सब जो खर्च था, इसी सब को देखते हुए चुनाव का प्रक्रिया में थोड़ा चेंजिंग किया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो हो वो अप्रत्यक्ष हो, कि आप संतुष्ट हैं तब तो। यहां तो लोग, पहले होता था ना, आज कौन नेता है? अभी कोई नेता नहीं है। अगर हम इस पे अभी बात करने लगे तो बहुत लंबा टॉपिक चले जाएगा, तो छोड़िए। राष्ट्रपति से रिलेटेड थोड़ा चुनाव का बात आ गया तो इसलिए आपको बताने लगे। आज के डेट में कोई नेता नहीं होता। नेता का असली परिभाषा ही नेता को नहीं पता है कि नेता होता क्या, ठीक है। उनको पहले ये पूछ लीजिएगा कि नेता सर, अगर कभी आप लोगों के सामने, आप लोग भी अब इलेक्शन में वोट देने के काबिल हो गए होंगे, तो अगर कोई व्यक्ति आपसे वोट मांगने आता है, मतदान के लिए बोलने आता है कि हम ही को मत दीजिए, हम ही विजय करेंगे, हम ही विकास करेंगे, उनसे पहला क्वेश्चन कीजिएगा, नेताजी आप सबसे पहले नेताजी का डिफिनेशन दे दीजिए, फिर हम आपको वोट दे देंगे। सच बता रहे हैं आपको कि कोई आपको नहीं दे सकता है। गिने चुने पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, विद्वान नेता, वो तो मिलेंगे ही नहीं, बहुत कम ही है, वही दे सकते हैं, बाकी कोई नहीं दे सकते हैं। नेता होता क्या है? तुम आज जीत गए, कल पॉकेट तुम्हारा भर रहा है, तुम सोफा पे जाके सोए हो, एसी में सोए हो, बाकी जनता धूप में चिलमिला रहा है, तो उसको कोई फर्क नहीं है। जब इलेक्शन का समय आता है तब उनको याद आता है कि हाँ, जनता भी कोई है, वो भी सिर्फ पैसा फेंक के वोट लेने से मतलब है, बाकी और कोई कार्य से नहीं। तो इसलिए चलिए हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं, झूठ मूठ का इसमें पड़ गए, कोई बात नहीं, ये भी आपके जानकारी के लिए काफी जरूरी है, जान जाइए। तो आप लोग बस उससे एक ही सवाल कीजिएगा कि नेताजी, आप अपना डिफिनेशन दे दीजिए कि आप नेता कैसे। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव इसलिए होता है कि खर्च बहुत ज्यादा आता था, इसलिए अप्रत्यक्ष चुनाव होने लगा। अप्रत्यक्ष चुनाव में क्या होने लगा कि प्रतिनिधि जो जनता चुनते थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। क्या हुआ कि प्रतिनिधि, हम 10 आदमी एको को चुने कि मेरा नेता है, तो लोग समझे कि नहीं, 10 लोग संतुष्ट हैं उनसे, 10 लोग का मत जो होगा उस एक नेता, एक मत जो होगा उस 10 मत के बराबर होगा, ठीक है। उस हिसाब से कैलकुलेशन होता है, बहुत लंबा कैलकुलेशन है, वो जब मास्टर कोर्स में आएंगे तब आपको हम समझाएंगे। अभी पूरा पॉइंट पढ़िए कि अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। तो समझ गए कि अप्रत्यक्ष चुनाव क्यों होता है। अब देखते हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेने का अधिकार किनको किनको है, ठीक है। भाग लेने का अधिकार किनको किनको है, तो लोकसभा के सभी निर्वाचित, इलेक्टेड लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, उसके बाद राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेट नहीं, इलेक्टेड। और राज्य के विधानसभा, विधान परिषद नहीं, विधान सभा के सभी निर्वाचित सदस्य।
इन लोगों को सिर्फ मतदान करने का अधिकार है। किनको किनको? तो लोकसभा के सभी निर्वाचित, सभी इलेक्टेड, नॉमिनेट नहीं, राज्यसभा के सभी निर्वाचित, फिर इसमें भी राज्यसभा के सभी इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेट नहीं, और राज्य विधानसभा में राज्य के विधानसभा के सभी निर्वाचित। इसमें विधान परिषद का जिक्र नहीं है, वो इलेक्शन में वोट नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको इस तरह तो आप लोग लिख ही लिए होंगे, अब हमको इसको अच्छे से समझा देते हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो आइए अब हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा होता है। केंद्र में क्या होता है? दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं, और दूसरा आपके मनोनीत सदस्य होते हैं। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं और फिर मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्यसभा में भी सेम होता है, निर्वाचित सदस्य होता है दूसरा आपका मनोनीत सदस्य होता है। तो इसमें जो है लोकसभा में लिखा है कि सभी निर्वाचित सदस्य, तो यही सिर्फ मतदान कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। और राज्यसभा में भी आपको लिखा है कि सभी निर्वाचित सदस्य और मनोनीत सदस्य नहीं कर सकते हैं। इसमें जो मनोनीत सदस्य का संख्या होता है वो 12 होता है। इंपॉर्टेंट है, भी जान जाइए यहीं पे कि 12 लोग नहीं कर सकते इससे, और इसमें 2 होता है, तो ये 2 भी नहीं कर सकते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या लोकसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने के योग्य हैं या नहीं? आंसर होगा नहीं। ठीक है, क्योंकि आप लोग समझ ही गए कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट नहीं, और यहां पे भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेट नहीं। अब हम नीचे राज्य का बात करते हैं। तो राज्य में एक विधान मंडल होता है, पता ही आपको है, विधान मंडल। क्या है? विधान मंडल। विधान मंडल में विधानसभा और विधान परिषद 2 होता है। विधानमंडल और विधान परिषद 2 होता है। तो इसमें जो है, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य इसके सिर्फ और सिर्फ एक तो यही भाग लेगा, सिर्फ ये तो लेगा ही नहीं कहीं से। ठीक है, ये तो पूरा मतदान प्रक्रिया में भाग ही नहीं लेगा।
और ये भाग लेंगे तो इसके सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही मतदान करने के काबिल होते हैं। तो यहां तक कि नहीं को कोई दिक्कत, हम लिखा भी दिए हैं और ग्राफ के दिखा के आपको समझा भी दिए। तो यहां तक अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक बटन प्रेस कर दें ताकि हम समझेंगे कि समझ में आ रहा है। इसमें समझ हमको उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मतदान की प्रक्रिया में वही मतदान में भाग ले सकते हैं लोकसभा के निर्वाचित और राज्यसभा के निर्वाचित, मनोनीत इसके भी नहीं और इसके भी नहीं, और विधानमंडल में आ जाते हैं तो विधानसभा के निर्वाचित और इसके विधान परिषद का तो कोई गप ही नहीं है, विधान परिषद खत्म। तो यहां तक समझ गए। थोड़ा बोर्ड इरेज करने में समय लग जाता है तो आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखिए, क्योंकि अभी हम लोग के पास इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है कि स्विच दबाओ और बोर्ड इरेज होके तैयार। तो कोई बात नहीं, हम लोग वो भी कर लेंगे बहुत जल्दी, सिर्फ आप लोग का साथ चाहिए। चुनाव तो हो गया, अब हम लोग क्या देखते हैं कि शपथ ग्रहण, शपथ ग्रहण कैसे होगा। चुनाव हो गया, चुनाव में जीतने के लिए कितना वोट चाहिए, कितना चाहिए तो 50% प्लस 1, कितना 50 प्लस 1 विजेता होता। 50 प्लस 1 जिसका हो गया विजेता होता है। और ये 50 प्लस 1 अगर 50-50 हो जाता है तो एक वोट, निर्णायक वोट देने का जो अधिकार है वो है लोकसभा के सभापति के पास। लोकसभा के सभापति के पास एक निर्णायक वोट होता है जो दे सकते हैं लोकसभा के सभापति, और वो विजेता घोषित कर देंगे राष्ट्रपति महोदय को। अगर 50-50 हो गया, अगर 50-50 नहीं हुआ, 50 प्लस 1 हो गया तो वो विजेता होंगे। 1 का 49 है, 1 का 51 है तो ऑब्वियसली वही होंगे। लेकिन अगर 50-50 हो गया तब लोकसभा के सभापति देते हैं वोट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि शपथ किसके सामने लेते हैं। ये मुख्य न्यायाधीश के सामने लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, मुख्य न्यायाधीश के समक्ष, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ये शपथ लेते हैं। कौन? राष्ट्रपति महोदय। उसके बाद शपथ ग्रहण हो गया तो ये त्यागपत्र किसको देंगे? त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं। त्यागपत्र ये उपराष्ट्रपति महोदय को देते हैं। इनको पद से हटाने का जो प्रक्रिया होता है, एक ये होता है आपका महाभियोग, दूसरा इन पे महाभियोग चला के भी इनको हटाया जा सकता है। आप लोग को महाभियोग के बारे में बता ही चुके हैं कि राष्ट्रपति पे दूसरा कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होता है सिवाय महाभियोग के। तो महाभियोग चलेगा तब ये अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और दूसरा, अगर स्वेच्छा से देना चाहते हैं त्यागपत्र तो ये उपराष्ट्रपति महोदय को जाकर के त्यागपत्र देंगे, और उस पद जब त्यागपत्र दे देंगे, पद खाली हो जाएगा तो उपराष्ट्रपति महोदय उस पद को ग्रहण कर लेंगे, वो राष्ट्रपति हो जाएंगे। समय सीमा फिक्स है, वो 6 महीना के लिए। अगर 6 महीना तक चुनाव नहीं होता है तो 6 महीना तक वो राष्ट्रपति रह सकते हैं, उपराष्ट्रपति। 6 महीना के बाद नहीं, 6 महीना के अंदर चुनाव करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब शपथ ग्रहण देख लिए, त्यागपत्र देख लिए, तो अब कार्यकाल देख लीजिए कि राष्ट्रपति अगर आप बन गए तो आपका कार्यकाल कितने दिन का होगा। कार्यकाल इसका 5 वर्ष का होता है। कितना?
कार्यकाल इनका कितना वर्ष का होता है, तो वो कार्यकाल इनका होता है 5 वर्ष का। ये 5 वर्ष तक पद पे रह सकते हैं और नए राष्ट्रपति चुने जाने के दिन तक। दूसरा है करने के दिन तक, नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने के दिन तक। मीन्स कि अगर कोई दूसरे राष्ट्रपति चुने गए तो वो आज शपथ ग्रहण लेंगे, आज उनका शपथ ग्रहण होगा, तो आज तक राष्ट्रपति वही रहेंगे जो पहले थे। तो यहां तक आप लोग समझ गए। शपथ ग्रहण किनके, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण लेंगे, वो शपथ ग्रहण दिलाएंगे समक्ष। त्याग पत्र किनको देंगे, तो ये उपराष्ट्रपति महोदय को देंगे। उसके बाद दूसरा इनका पद से हटाने का जो प्रक्रिया होगा वो महाभियोग के द्वारा होगा। कार्यकाल कितने वर्ष का होगा, तो वो 5 वर्ष का होगा। उसके बाद दूसरा क्या है कि नए राष्ट्रपति के चुने जाने के दिन तक में, शपथ ग्रहण के दिन तक। तो आज का यहीं तक था। अब हम लोग कल देखेंगे कि कार्यकाल तो देख लिया, अब हम इनका शक्ति देखेंगे कि इनके पास क्या अधिकार है, क्या शक्ति है कि ये राष्ट्रपति के पद पर क्या क्या कार्य कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं तक था। जय हिंद दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए। हमको उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होगा। और सेट बनाइए, बार बार हर क्लास में बता रहे हैं आपको, सेट मारिए। सेट मारने से आपको फायदा होगा। जहां क्वेश्चन मिस हो रहा है आप लोग डाउट कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उनका आंसर बताएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। जय हिंद दोस्तों, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.